आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इजरायल और हमास के बीच में जंग एक बार फिर से गहराती हुई नजर आ रही है। पिछले ही दिनों सीज फायर को लेकर बात बनी हुई, लेकिन बनती बात फिर से बिगड़ गई है क्योंकि इजरायल ने किया है अब तक का सबसे बड़ा हमला। खबर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि गाजा पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला सामने आया। सीज फायर के बाद गाजा में इजरायल ने किया है सबसे घातक हमला, और सबसे बड़ी बात ये, रमजान के महीने में ये हमला किया गया है। इजरायल के हमले में अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है। बंधक छूटने तक हमले जारी रहेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जेल में जो हमारे रखे हुए बंधक थे उन्हें हमास के जरिए मार गिराया गया। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से भी भड़के हुए हैं कि बंधकों की परेड कराई गई, उनके बंधकों को हमास के जरिए मार दिया गया। साथ ही साथ जेल पर हमले में कई तरह की बातें हैं जो सामने आ रही हैं सीज फायर के बाद, यानी कि सीज फायर के पहले चरण के बाद में अब ये बहुत बड़ा हमला इजरायल की तरफ से किया गया है गाजा में। और अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं बंधक छूटने तक ये हमले जारी रहेंगे। गाजा पर इजरायल का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, सबसे विध्वंसक हमला कहा जा रहा है। रमजान के महीने में एक के बाद एक हवाई हमला हुआ और इसमें 413 लोगों की जान जाने की खबर, सैकड़ों जख्मी हैं। और सबसे बड़ी बात यह, महिलाओं और बच्चों की जान इसमें सबसे ज्यादा गई है। यानी कि जो नुकसान हुआ है वो महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा हुआ है। गाजा में इजरायल ने किया है ये जोरदार अटैक, जोरदार इस हमले में बहुत से बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। गाजा पर इजरायल की तरफ से किया गया ये जोरदार हमला, गाजा में हाहाकार अभी मचा हुआ है। सीज फायर के लिए चल रही बातचीत के बीच में इजरायल ने वहां कोहराम मचा दिया है। इजरायली हवाई हमले में अब तक 413 की मौत हो चुकी है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और कई अस्पतालों में शवों का अंबार भी लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि करें तो करें क्या। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है और हालात अभी पहले से और ज्यादा भीषण नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनका मानना और सोचना ये है कि अब जो इजरायल और हमास के बीच में युद्ध है ये और ज्यादा भीषण इस हमले के बाद में हो जाएगा। गाजा पर इजरायल कहर एक के बाद एक बरपा रहा है, और वो भी तब जब सीज फायर को लेकर बात बन रही थी और बंदूकों की रिहाई भी दोनों तरफ से होने लगी थी। लेकिन इस बीच इजरायल ने किया है बहुत बड़ा हमला और रमजान के महीने में यह हमला हुआ है। एक एक करके इस हमले से जुड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। रमजान के महीने में इजरायल ने गाजा को दहलाया है और इस हमले में 413 लोगों की मौत की खबर अभी तक मिल रही है। गाजा में इजरायल ने बड़ा विध्वंसक हमला किया है, एक के बाद एक हवाई हमले किए गए। हवाई हमलों में दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। हमास के 35 ठिकानों को निशाना इसमें बनाया गया है, यानी कि जो आईडीएफ ने हमला किया है उसमें करीब 35 ठिकाने हमास के हैं। कई इमारतें और शिविर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। हमास के कई नेताओं की भी इसमें जान जाने की खबर है। हमास पर दबदबा और दबाव बनाने की कोशिश के तहत यह हमला किया गया इजरायल की तरफ से। गाजा में तबाही की भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं और वो तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं, क्योंकि अब बहुत से लोग जख्मी हैं और बहुत से लोगों की जान गई है। अब यहाँ युद्ध विराम पूरी तरह से टूट गया है। रमजान के महीने में इजरायल ने गाजा को दहला कर रख दिया। एक के बाद एक ये जो हवाई हमले हुए हैं उसमें अब तक 400 से ज्यादा जाने गई हैं और आप समझिए कि जो सैकड़ों लोग जख्मी हैं, यानी मौत का ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ भी सकता है। 413 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? जब सीज फायर को लेकर बात हो रही थी, दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई होने लगी थी, तो आखिर कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के एक इंस्ट्रक्शन पर यह हो गया? क्या ये अचानक हुआ? क्या ये प्री प्लान्ड है? इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब मेरे साथ में जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ किरोड़ी सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगी, गाजा और इजरायल के बीच में जो कुछ चल रहा था उसमें आप बाकी देशों का इंटरफेयर करना कह लीजिए या फिर सीज फायर को लेकर दोनों देशों की तरफ से सहमति की बात कह लीजिए, वो चरण तो शुरू हो चुके थे। मतलब बंदूकों की रिहाई भी हो रही थी, दुनिया भर में मैसेज जाने लगा था कि सीज फायर पर बात बन रही है, सहमति बन रही है, शायद युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि इजरायल ने बड़ा विध्वंसक घातक हमला कर दिया? देखिए, जिस तरह से इस सीज फायर, मैं तो कहूँगा टेम्पररी सीज फायर को अंजाम दिया गया था, तो वो इस बात को लेके था कि जितने भी बंधक हैं उनको हमास वापस करे और इजराइल में अगर उनके कुछ लोग हैं तो उनको भी वापस किया जाए।
तो इस पे एक सहमति बन गई थी, तो लग रहा था कि शायद निगोशिएटिंग टेबल पे ये लोग आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ बंधकों के साथ मतलब मनमुटाव हुआ दोनों देशों का, तो उससे ये लगता था कि शायद दोबारा अगर इजराइल ने कई बार अपना जो स्टेटमेंट था उसको साफ और वाजे किया था कि अगर हमास ने कोई चाल चली या हमास ने इस जो टेम्पररी ट्रूस था उसके किसी आर्टिकल का उल्लंघन किया, तो इजराइल बड़े भारी मतलब स्टेप्स लेगा या ऐसे स्टेप्स लेगा जिसे गाजा को कई सालों तक याद होगा। और आज वही चीज इजराइल ने दोहरा दी है। 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है और इजराइल ये बिल्कुल साफ और कन्वे कर रहा है कि इजराइल शांति के लिए तो तैयार है, लेकिन वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज या किसी भी चालबाजी के तहत इसको नहीं आगे चलने देगा। तो ये इस एरिया में जो एक पीस दिखाई दे रही थी, एक ट्रूस दिखाई दे रहा था, उसके लिए बड़ा घातक ब्लो है। और मुझे लगता है कि अब जो लड़ाई है या जो हिंसा है वो फिर भड़क जाएगी। और हमास देखिए एक ऐसा काडर है, इजराइल भी जानता है इस बात को कि बिल्कुल आप किसी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते, उनको पिन डाउन कर सकते हैं, उनको कंटेन कर सकते हैं, उनको कंटेंट करके रख सकते हैं, लेकिन उनको मतलब आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इससे पहले जब जब हम इजराइल यानी कि आईडीएफ और गाजा के बीच में चल रहे हैं, यानी कि हमास और आईडीएफ के बीच में चल रहे इस युद्ध के बारे में बात करते रहे हैं, तो हम ये भी अपने एक्सपर्ट से जानते रहे हैं कि हमास ऐसा संगठन है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि लड़ाकों को और उसके नेताओं को मार देंगे तो हमास खत्म हो जाएगा। वो एक विचारधारा है, जो एक मरेगा तो शायद दूसरा सामने आ जाएगा और उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन किरोड़ी सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, फिर ये माना जाना कि उधर रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध थम जाएगा, इधर इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है वो थम जाएगा, ना तो रूस यूक्रेन के बीच में कोई बात बन पाई, इधर बनते बनते बात फिर बिगड़ती चली गई। होगा क्या ये जो जिस तरह की खलबली अलग अलग देशों के बीच में बनी हुई है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देश आपस में आमने सामने आते हैं, फिर प्रॉक्सी देश भी तो इसमें शामिल हो जाते हैं। ये आपने जो विनोद जी से सवाल पूछा कि ये क्यों हो रहा है, इजराइल इस तरीके से फिर से क्यों एक्टिव हो गया, वही सवाल आपने दूसरे शब्दों में मुझे भी वही सवाल पूछा है। देखिए, पहला जो फेज का सीज फायर हुआ उसमें ये तय हुआ था कि इंस्टॉलमेंट्स में बंधकों को वो रिहा करेंगे और इजराइल भी रिहा करेगा। वो प्रक्रिया चल रही थी। हाँ। मीनवाइल ट्रंप का एक प्रपोजल आया कि गाजा को डीपॉपुलेट कर दिया जाए और उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। उसका अरब कंट्रीज ने सभी ने विरोध किया। तो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने कहा कि आप कोई अल्टरनेटिव प्रपोजल दो। तो अरब समिट हुआ इजिप्ट में, उन्होंने एक अल्टरनेटिव प्रपोजल दिया जो समवाट वर्केबल सा लग रहा था। तो इजराइल नहीं चाहता था कि जो अरब समिट में प्रपोजल आया है उसमें $53 बिलियन पे से रिकंस्ट्रक्शन करना था ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 2030 तक। तो इजराइल उसको डिफीट करना चाहता था। मीनवाइल जो फर्स्ट फेज का सीज फायर था वो 1 मार्च को खत्म हो रहा था। अब वो खत्म हुआ तो दो ऑप्शन थे, एक तो जब तक सब बंदी रिहा हो तब तक उसका एक्सटेंशन कर दिया जाए, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरा ऑप्शन था उसको भी चलने दें और सेकंड फेज का प्रक्रिया शुरू की जाए नेगोशिएशन की। इजराइल ये दोनों ही नहीं चाहता था, क्योंकि इजराइल का ये कहना था कि पहले बंदी रिहा नहीं हुई है, जब तक बंदी रिहा नहीं होंगे सेकंड फेज का बातचीत नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में बातचीत नहीं चली और नहीं चली तो अब ये इजराइल ये चाहता था कि अरब कंट्रीज का अरब समिट का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो हमास कभी खत्म नहीं होगा। इजराइल का डिटर्मिनेशन यह है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। तो मेनवाइल क्या हुआ, जो अरब कंट्रीज का प्रपोजल था उसको यूरोप के 4 मेन कंट्रीज ने, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट देके समर्थन कर दिया कि ये जो अरब समिट का प्रपोजल है ये सही है, इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका दोनों नहीं चाहते थे कि अरब समिट का प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए।
तो इसलिए इजराइल ने ये सोचा कि हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर अरब समिट का प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो हमास बच जाएगा। यद्यपि अरब यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि भाई हमास को जिम्मेदारी नहीं देंगे, इसकी जिम्मेदारी गाजा को रिकंस्ट्रक्शन की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देंगे। लेकिन फिर भी इजराइल को भरोसा नहीं था और अमेरिका और इजराइल ने वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो ये कि स्वाभाविक रिजल्ट था कि इजराइल फिर से क्रैकडाउन करेगा हमास को रूट आउट करने के लिए। मीनवाइल अमेरिका ने जो हुती हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। हुती की अलग है, हमास की अलग है, हिजबुल्लाह की अलग है। जो हुती की स्ट्रेटेजी है वो है एक समुद्री डाकू की तरह से कि व्यापार को डिसरप्ट करना और व्यापारिक जहाज हैं उन पे अटैक करना, उनको लूटना। तो अमेरिका ने हुती पे अटैक कर दिया उधर, और इधर इजराइल ने हमास पे अटैक कर दिया। और उसमें आपने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि 413 लोग मर गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यूएन भी कंसर्न है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी इसके बारे में बातचीत करेगी। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ में बातचीत भी होगी। अब किस तरह से इसको रोका जाए, जब तक अमेरिका ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, इजराइल इस युद्ध को नहीं रोकेगा और इसी तरह से मारकाट या जेनोसाइड चलता रहेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पा रहा है। इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसमें G9 एक ग्रुप 9 था साउथ अफ्रीका के नेतृत्व में, जिसको हेग 9 कहते हैं, उनका जो प्रपोजल था उसको भी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। न तो इंटरनेशनल लॉ काम कर रहा है, न यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है, न दुनिया का ओपिनियन है वो काम कर रहा है। अब इसको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके अगर तय करेंगे तभी रुक सकता है। अब वही तो तय नहीं हो पा रहा है, वही तो तय नहीं हो पा रहा है। अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह देते हैं, ब्रिगेडियर दत्ता, बेंजामिन नेतन्याहू को और इजराइल को, कि हम तो पूरी तरह आपके साथ हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने भी ऐसा कह दिया था, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही सपोर्ट दे दिया। इजराइल इसलिए भी मनमर्जियां यहाँ पर कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं जब तक बंधकों को पूरी तरह से रिहा नहीं किया जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। यानी जो नरसंहार हम अब तक देख रहे थे वो तो अब और ज्यादा भीषण होगा, क्योंकि अभी रमजान में ये जो अभी हवाई हमले हुए हैं, 400 से ज्यादा मौतें तो अभी हो गई। और दुख की बात ये, जो सैकड़ों जख्मी हैं उनमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, मरने वालों में भी और जख्मी में भी। हाँ बिल्कुल, देखिए इजराइल और अमेरिका की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है और अमेरिका इजराइल को बिल्कुल मतलब नाखुश नहीं कर सकता। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो इजराइल के जितने भी बाशिंदे हैं अमेरिका में, वो करीब 70-72 लाख लोग हैं और वो वहाँ की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़े जहनी लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं और इकोनॉमी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि भाई इजराइल को किसी भी तरह से, क्योंकि इनमें एक तरह की ऐसी नेशनलिज्म की भावना है। आपने देखा होगा कि पहले जब युद्ध चरम पे था तब लोगों ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने वतन के लिए लड़ेंगे और हम अमेरिका छोड़ देंगे। तो अमेरिका इस वक्तव्य से काफ़ी चिंतित और परेशान हो गया था। दूसरी बात, आप ये देखिए, ये जो सिनर्जी है ऑपरेशंस की, अभी किरोड़ी सिंह जी ने भी बताया कि साहब एक तरफ से हूथी पे प्रेशर डाला जा रहा है, अमेरिका उस पर हावी है, दूसरी तरफ से हमास को यहाँ बम्बार्ड किया गया। तो ये क्योंकि तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से मिले हुए हैं और उनकी लिंकेजेस भी होती हैं। इनके नहीं, किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल एलिमेंट्स हो, तो वो ऑर्गेनिकली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अमेरिका, अच्छा तीसरी चीज ये है कि नेतन्याहू साहब भी नहीं चाहते कि उस एरिया में कोई ज्यादा पीस रहे, क्योंकि वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी उनके खिलाफ है। और जैसे ही ये युद्ध समाप्त होगा तो सबसे पहली कैजुअल्टी जो होंगे वो नेतन्याहू साहब होंगे, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले उनके ऊपर काफी चार्जेस लगाए गए थे, काफी उनका विरोध हुआ था और तकरीबन नेतन्याहू के घर पर भी तो हमला हुआ था। चूंकि प्रॉक्सी देश जब इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर वही जो ईरान और इजराइल में जो टकराव हुआ था, फिर जो पलटवार हुआ था, उसमें तो बेंजामिन नेतन्याहू का घर भी नहीं बचा। जी
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। इंटरनल जो वहाँ की सूरत हाल है, सिचुएशन है, वो भी उनके फेवर में नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि क्योंकि देखिए, जब भी कोई हाँ, देश किसी के साथ युद्ध में होता है, हाँ, तो वहाँ लोग अपने जो मनमुटाव हैं या जो पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है या जो इंटरनल जो ओवरटर्न्स हैं, उन सबको वो भूल जाते हैं और एक नेशनलिज्म के धागे में सब जाके पिरो दिए जाते हैं। तो वो ये चाहेंगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जितनी लंबी चले उतना उनके फायदे के लिए है। अच्छा, तो दूसरा उनका एक बात और मैं किरोड़ी सिंह जी से जानना चाहूंगी। अच्छा, इमोशनली भी बहुत चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि एक तो युद्ध जैसी स्थिति, जैसे जब जो मैंने भी कहा, महिलाएं और बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान है, ये इमोशनली बहुत हर्ट करता है। दूसरा फिर यहाँ आप धार्मिक एंगल से भी देखेंगे तो ये रमजान का महीना है, मतलब आपने चोट वहां पर की जहां पर दर्द सबसे ज्यादा होगा। तो क्या इसमें जो साथी देश हैं वो और ज्यादा भड़केंगे नहीं इसराइल के खिलाफ? देखिए रचना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें मानवीय संवेदना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बच्चे हैं, विमेन है, वो डायरेक्ट वार के में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप किसी हमास के बंदे ने अगर गड़बड़ किया, सोल्जर ने किया, तो कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देना चाहिए और एक डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज नहीं करना चाहिए। ये तो मानवीय संवेदना है। लेकिन आपने जो दूसरी बात की कि क्या धार्मिक भावना नहीं भटकेंगी, मुझे वही आशंका ज्यादा लग रही है कि अभी इजराइल, लेबनान में भी इजराइल की सेनाएं हैं, सीरिया में भी हालत खराब है, क्योंकि सीरिया में जो ग्रुप अभी आया है, इन फाइटिंग तो चल रहा है वहां, लेकिन वो जो ग्रुप आया है वो एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल है। तो इस तरह से अगर बढ़ता है, तो अगर लॉन्ग टर्म में मैं सोचूं या आशंका व्यक्त करूं, तो कहीं क्रिश्चियन जियोनिज्म वर्सेज इस्लामिज्म न हो जाए, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसमें केवल अरब कंट्रीज ही सम्मिलित नहीं होंगे, केवल मेना रीजन ही नहीं होगा, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। क्योंकि जब धर्म के आधार पे अगर पोलराइजेशन होता है, ये होगा कि इस्लामिज्म वर्सेज क्रिश्चियन जियोनिज्म होगा, तो बहुत से देशों में क्रिश्चियन भी रहते हैं, जूज भी रहते हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स भी रहते हैं। तो हर देश इस संकट में किसी न किसी रूप में इनडायरेक्ट रूप से फंस जाएगा। ठीक तो है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब रोका कैसे जाए, ये अमेरिका को मेरे ख्याल से ज्यादा सोचना चाहिए कि अमेरिका किस तरह का अमेरिका को दृष्टिकोण सोचना चाहिए, अपनाता है। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव लड़ने का वक्त था तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन उन बातों का असर फिर अब दिखाई भी तो दे प्रैक्टिकली। बहुत शुक्रिया आपका किरोड़ी सिंह जी, साथ ही साथ ब्रिगेडियर दत्ता, इंडिया न्यूज के